अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आपके जो हैं अभी, अब मैं जो हूँ आपको जूनियर लेवल के पेपर की सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि आपका 2 दिन में एग्ज़ाम है। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। मैं सीटेट तो पहले से पास हुई, और अभी जो कल रिजल्ट आया उसमें मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन जेआरएफ के लिए नहीं हुआ है मेरा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए हुआ है, जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये 25/1/2023 का पेपर है दोस्तों। अब आप 21/1/2024 को पेपर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से सीडीपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो दोस्तों, डी जो है वो आपका सही है। डी है आपका संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक विकास में अभिप्राय है शारीरिक के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता। जन्म के क्षण समय से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता है और प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है। पर्यावरण से उचित सहायता साथ बदला जा सकता है। एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पुस्तकालय, स्कूल, परिवार और सरकार। तो आपका प्राथमिक संस्था जो होती है वो आपका परिवार होता है दोस्तों। तो सी आपका सही उत्तर है क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले जो उसका परिवार होता है वो उसी से सीखता है। कि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीट हुआ है, हर सेट में बार बार आ रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था कि आपका जो है, आप ये जो पढ़ रहे हो तो आपका सीडीपी में जो है 3 लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ ले। एक जीन पियाजे, कोहलर और लेव वाइगोस्की। इनके क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आएंगे। और आप पढ़ लें किसको, कि डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, गुड़ज वैकल्य, पठन वैकल्य, ये जो हैं ये किस कमी की बीमारी, ये क्या होता है कि कौन सी कमी बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो पठन वैकल्य होता है। गणित में दिक्कत होती तो गुणज वैकल्य होता है नंबरों में। तो ये जरूर इनसे प्रश्न बनते हैं। चलिए, किस चरण में बच्चे निर्गुणात्मक तर्क कर पाते हैं? वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका सही उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, देखिए आ गया आपका जीन पियाजे का प्रश्न। मैंने आपसे कहा था उन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? गतिविधि, अन्वेषण, भाषा और जैविक परिपक्वता। तो सी आपका सही है, भाषा। देखिए यहाँ पियाजे के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, लॉरेंस कॉल्वर, तीसरा क्वेश्चन आपका कॉल्वर का आ गया। मैंने लेव वाइगोस्की बताए थे, करीब 6 से 7 प्रश्न आएंगे उनके। लॉरेंस कॉल्वर द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई और बुराई निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। और डी है दोस्तों आपका, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए किसने प्रस्तावित किया?
हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की दोस्तों आपका सही उत्तर है। देखिए लेव वाइगोस्की आ गए, तब से आपके उन्हीं के प्रश्न चल रहे हैं। आपके कितने प्रश्न हो गए? करीब आपके 5 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण और पाठ। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका पाठ। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, यह सभी स्कैप फोल्डिंग पाठ के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हर सेट में रिपीट हो रहा है, लगभग ये क्वेश्चन जरूर आता है एक पाठ वाला। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है और सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो आपका ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। ए है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर पाएं। रिक्त स्थान वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तर्कगणितीय बुद्धि, शारीरिक संवेदात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि। तो डी आपका सही है। संगीतमय बुद्धि वाले होते हैं वो सुरताल अच्छे से पहचान लेते हैं, बाकी उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैंने आपसे पहले ही कहा ये आपके प्रश्न आएंगे। देखिए बुद्धि के प्रश्न आ गए। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि संचार उद्देश्यों के लिए भाषा सामाजिक अंतक्रियाओं ने भाषा को मनुष्य के सबसे बड़ा उपकरण के रूप में देखा था। बालक समाज के साथ अंतक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। तर्क और कथन और तर्क वाले प्रश्न हैं दोस्तों, इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण का आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो ए होता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी होता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी होता है ए सही है आर गलत है। बी होता है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका जो सही है वो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि मीडिया जो है आजकल आपका सामाजिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का। अगला प्रश्न जो है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो बी जो है, बी आपका सही है। बी है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने से बीच कोई संबंध नहीं है। आकलन सीखने के अंतर में होना चाहिए। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। सही उत्तर है आपका सी, आकलन सीखने का अभिन्न अंग होता है। सीखने के लिए आकलन शिक्षण और सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो फीडबैक बनाता है, जिसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के आकलन को आमतौर पर फॉर्मेटिव कहा जाता है। चलिए, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिमाण स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए, वह उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। डी है, को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्कीकरण करना चाहिए। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है दोस्तों, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप
उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, और है उन्हें किसी समस्या के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो आपका सही होगा उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव और समता। तो डी आपका सही उत्तर है, समता, इक्विटी, सब समान सबको रखना चाहिए। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुभव साझा करने चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो डी आपका सही है, शिक्षक अपने भी अनुभव साझा करें और विद्यार्थियों से भी कहे कि वो अपने अनुभव साझा करें। अभिकथन है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं के बार बार दोहराते हैं। तो आपका सही विकल्प हमेशा समान रहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बी आपका सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। डिस्कैलकुलिया के दिमाग में एक हिस्से में जानकारी का संप्रेषण धीमा हो जाता है। जो गुणज वैकल्य जिसकी दिक्कत होती है उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, उस बीमारी को, बुद्धि को, तो बीमारी को जिससे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा अंकों को जोड़ने के दौरान लगातार भटक जाता है। गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपित सोच, स्वानुभाविकता, साधन, लक्ष्य विश्लेषण और प्रक्रियात्मक। तो स्थिरता, तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है, प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है वो आपका सही उत्तर है, डी। चलिए अगला प्रश्न है अभिकथन, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क है, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। विकल्प मैंने आपको बताए थे कि इनके समान रहते हैं, ए बी सी डी, चारों विकल्प समान रहते हैं। ये होता है ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, यही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डी। डी आपका एकदम सही उत्तर है, डी होगा, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। यह कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है अभिकथन, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क है आपका, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। सही विकल्प को चुनें। तो आपका है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो डी आपका सही है, एक भी कथन सही नहीं है, ए और आर दोनों गलत हैं।
चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी होगा असफलता परिहार विद्यार्थी है। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू एक असफलता परिहार विद्यार्थी, इसमें चारू केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है क्योंकि वह असफल नहीं होना चाहती, इसलिए बिना अभिरुचि के वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो ए है आपका अर्थहीन अनुवाचन जो है वो आपका सही उत्तर है। कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। अधिगम शिक्षण का मूल आधार है। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। यह अधिगम व्यक्ति के जीवन के अंत तक चलती रहती है। व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वह उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है तथा वह उस अधिगम को अपने भविष्य में उपयोग करने में सक्षम होता है। इसलिए अर्थहीन अनुवाचन का अधिगम प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता है। चलिए, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, और वेदन व रटना, और भय और तनाव। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, मध्य विद्यालय की कक्षा में सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कक्षा और वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा को तय करता है। कक्षा का वातावरण उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। सहभागी व सहयोगी होना चाहिए। छात्र को अन्वेषण करने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, अनुभवात्मक। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। अनुभवात्मक शिक्षा का अर्थ अनुभव से सीखना या करके सीखना है। अनुभवात्मक शिक्षा पहले शिक्षार्थियों को एक अनुभव में डुबोती है और फिर नए कौशल, नए दृष्टिकोण को सोचने के लिए तरीकों से विकसित करने के अनुभव के बारे में प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करती है। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, और अपरिचित से परिचित। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम अपरिचित से परिचित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम रिक्त स्थान से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और रिक्त स्थान से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। दोनों बताने, नकारात्मक और सकारात्मक। बहिष्करण प्रथाओं, शिक्षार्थियों केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बहिष्करण प्रथाओं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। समावेशी प्रथाओं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। समावेशी प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ए आपका सही है, बहिष्करण प्रथाओं, और है आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ दोस्तों आपके पूरे 30 प्रश्न CDP के समाप्त हुए। अगले क्लास में मैं आपको बाकी के मैथ के प्रश्न कराऊंगा, आपके सोशल साइंस के प्रश्न कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, धन्यवाद।